मोती परिवार की कहानी भाग 5। शांत गांव में सुभाषा अचानक कुर्सी से उठी और घबराकर अपने पति को पुकारने लगी। सूर्यांश सब कुछ छोड़ उसकी ओर चिंतित होकर दौड़ा। क्या हुआ? पानी चाहिए? कुछ दिखा क्या? वह इधर उधर देखने लगा, शायद कोई घुसपैठिया हो। सुभाषा ने सिर हिलाया। उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। उसने सूर्यांश की बाँह पकड़कर उसे अपनी ओर देखने को कहा। मुझे कुछ गलत लग रहा है, मेरा मन बेचैन है। मुझे लगता है हमारे बेटों पर खतरा है। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। सूर्यांश ने भौहें सिकोड़ी और गहराते आसमान की ओर देखा। रात हो चुकी है, सूरज डूब गया और वे अभी तक नहीं लौटे। थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। सुभाषा की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने असहमति जताई। कितना इंतज़ार? अगर वे अभी खतरे में हो तो क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे? सूर्यांश ने तनाव में माथा सहलाया। तो तुम क्या चाहती हो? मैं अंधेरे में अंधाधुंध दौड़ पड़ूं? सुभाषा ने ओठ भींचे, फिर कठोरता से बोली, तुम्हें जाना होगा। कुछ लोगों को साथ ले लो, कच्ची सड़क पर ढूंढो। भानुमयी को मेरे और मनिका के साथ यहीं रहने दो। कम से कम हम अकेले नहीं होंगे। सूर्यांश रुका, फिर धीरे से कहा, हाँ ठीक है। तभी पीछे से एक शांत आवाज़ आई, ज़रूरत नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। दोनों हैरान होकर मुड़े। दरवाजे पर भानुमयी खड़ा था। उसका चेहरा दिए की रोशनी में आधा चमक रहा था। सुभाषा का दिल बैठ गया। ये पागलपन है। अकेले जाओगे? बिल्कुल नहीं। सूर्यांश की आवाज़ सख्त हो गई। भानुमयी, ये खेल नहीं है। रात खतरनाक है और तुम अभी छोटे हो, यहीं रहो। लेकिन भानुमयी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ स्थिर थी। पिताजी, माँ, मुझे जाने दो। मैं तेज हूँ, रास्ते जानता हूँ। मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। सुभाषा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? भानुमयी ने धीरे से उसका हाथ छुड़ाया। माँ, मुझ पर भरोसा करो। मैं सावधान रहूँगा। वादा करता हूँ सुरक्षित लौटूँगा। सूर्यांश ने फिर कोशिश की। उसकी आवाज़ चिंता से भारी थी। भानुमयी, अपनी माँ की बात सुनो। ये बहादुरी नहीं, मूर्खता है। यहीं रहो। लेकिन भानुमयी लालटेन लेकर बाहर निकल चुका था। बस मेरा इंतज़ार करो, बाहर मत आना। मनिका और माँ की रक्षा करो। मैं भाइयों के साथ लौटूंगा, उसने जिद भरे लहजे में कहा। इससे पहले कि वे उसे रोक पाते, वह गहराते अंधेरे में दौड़ गया। उसकी आकृति रात में गायब हो गई। भानुमयी, सुभाषा की आवाज़ टूटते हुए चीख बन गई। सूर्यांश ने मुठ्ठियाँ भींच ली, लाचार। वह बस अपनी कांपती पत्नी को थामे खड़ा रहा, दोनों दरवाजे पर जड़वत, उस अंधेरे को देखते हुए जिसमें उनका बेटा गायब हो गया था। रात की हवा ठंडी थी, झिंगुरों की आवाज़ से भारी। भानुमयी के हाथ में छोटा सा लालटेन था। उसकी रोशनी उसके चेहरे को हल्का हल्का उजागर कर रही थी। लेकिन वह कच्ची सड़कों की ओर नहीं गया जहां उसके भाई हो सकते थे। इसके बजाय वह पीछे के पहाड़ की ओर मुड़ा। उसके कदम तेज और स्थिर थे, जैसे उसके पास कोई तरकीब हो। वह मन ही मन सोच रहा था, मैं बिना सोचे समझे नहीं दौड़ सकता। अगर मेरे भाई सचमुच मुसीबत में हैं तो सिर्फ मुक्को या बहस से कुछ नहीं होगा। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ थे, जंगली झाड़ियों और छिपे पत्थरों से भरे। लेकिन भानुमयी के पैर उन्हें अच्छे से जानते थे। वह नीचे झुका, पत्तियों को हटाते हुए सावधानी से तलाशने लगा। जल्द ही उसे वह मिला जिसकी उसे तलाश थी, टेढ़ी मेढ़ी पत्तियों और कड़वी गंध वाली जड़ी बूटियाँ। उसने कुछ जहरीली बूटियाँ तोड़ी, सोचते हुए कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे इतनी मिल गई।
इसे चखते ही आदमी बेहोश हो जाएगा और इस वाले जड़ी बूटी से भ्रम होगा। आदमी अपनी ही परछाई से लड़ेगा और ये जड़ जो पेट में आग सी जला देगी, उल्टी करवाएगी, कमज़ोर कर देगी। वह कई तरह की बूटियाँ ले गया सोचते हुए कि अगर कोई दुश्मन मिला जिसे हराना मुश्किल हो तो वह इन्हें इस्तेमाल करेगा। उसने बूटियों को रस्सी से बांधकर एक छोटे थैले में सुरक्षित रख लिया। इन पहाड़ियों में बरसों घूमने से उसने बहुत कुछ सीखा था, स्वास्थ्यवर्धक बूटियों से लेकर खतरनाक तक। गांव वाले उसे यूं ही नहीं जंगली और चालाक कहकर मजाक उड़ाते थे। उस लड़के में सांप का दिल है, वह सिर्फ मुसीबत लाएगा। लेकिन सच तो ये था कि भानुमई लापरवाह नहीं था, उसका दिमाग तेज था, उसका न्याय का भाव अटल। वह जानता था कि कब लड़ना है और कब बचना है। थैले में थपथपाकर उसने अपनी कमर पर रखा छोटा चाकू जांचा, उसकी पकड़ क्षण भर के लिए कसी। अगर उन्होंने मुझ पर हमला किया तो उन्हें पछताना पड़ेगा। पहाड़ से लौटने के बाद अब वह घंटों तक कच्ची सड़कों पर भाइयों को ढूंढता रहा। उसका लालटेन अंधेरे में टिमटिमाता रहा। वह पास के कस्बे की सीमा तक गया, फिर अपने कदम वापस मोड़े, सावधानी से देखते हुए। जब थकान हावी होने लगी तभी उसे सड़क किनारे कुछ चमकता हुआ दिखा। भानुमई ठिठक गया, नीचे झुका। यह एक रंगीन धागा था, गंदा और फटा, लेकिन साफ पहचान में आने वाला। उसका दिल जोर से धड़का। ये तीसरे भाई का भाग्यशाली धागा है, वह इसे कभी नहीं उतारता। तो ये यहाँ थे। उसने धागे को मुट्ठी में भींच लिया, उसका जबड़ा कस गया। उसने सोचा शायद उनका अपहरण हुआ है, लेकिन किसने किया? अगर भूखे शरणार्थी थे तो वह उन्हें संभाल सकता था। वे कमज़ोर होते हैं, हताश, मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। लेकिन अगर डाकू थे तो बात और थी। डाकू क्रूर होते हैं, हथियारबंद और बेरहम। 1 घंटे खोजने के बाद वह जंगल की गहराई में पहुंच गया। धुएं और गंध उसकी नाक तक पहुंची। नीचे झुककर वह एक चट्टान के किनारे की खुली जगह तक रेंगा और वहां था डाकुओं का अड्डा। कम से कम 40 आदमी एक धधकते अलाव के चारों ओर बैठे थे। उनके नुकीले हथियार आग की रोशनी में चमक रहे थे। वे शोर मचाते हुए खा रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। हवा में भुने मांस और सस्ती शराब की बदबू थी। उनकी डरावनी आवाज़ें रात में गूंज रही थी। अब कहानी का 5वां भाग ख़त्म होता है। अब 6वें भाग के लिए अगला वीडियो देखिए कुछ दिनों के बाद। थैंक यू।